नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी के बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के चैप्टर 3 की। और इस चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। और इसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक्स हम लोग समझेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप के बारे में, और भारत में ये किस तरह से डेवलप हुआ है। और इस अपवाह प्रतिरूप के दो भाग हैं, पहला हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयी क्षेत्र में नदियों का प्रवाह किस तरह से विकसित हुआ है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये किस तरह से फ्लो करती हैं, और इन नदी जल के उपयोगों की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न, यानी अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप। तो अपवाह तंत्र बेसिकली नदियों की उत्पत्ति और उनके विकास से संबंधित है, जबकि अपवाह प्रतिरूप नदियों के तंत्र के ज्यामितीय आकार से संबंधित है कि वो किस आकार में प्रवाहित हो रही हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। तो अपवाह तंत्र में जो नदी होती है ये एक वेल डिफाइंड चैनल में प्रवाहित होती है, और ऐसे ही कई सारे वेल डिफाइंड चैनल्स होते हैं जिनको मिला के बनते हैं अपवाह तंत्र। और इस अपवाह तंत्र में बहुत छोटे छोटे नदियाँ दूसरी नदी में मिलते हैं, फिर दूसरी तीसरी नदी में, इस तरह से एक ग्रिड डेवलप होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का, सपोज इस क्षेत्र का जल इस नदी के थ्रू प्रवाहित हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर बेसिन। ये शो करता है कि किस क्षेत्र से जल एक पर्टिकुलर नदी के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दूसरी नदी है, तो इसका रिवर बेसिन कुछ अलग बना हुआ है। तो दो रिवर बेसिन के बीच जनरली कोई ना कोई हाईलैंड होता है, और हाईलैंड या उच्च भूमि दो नदियों को विभाजित करता है। तो इसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वाटर डिवाइड। और दूसरे इमेज में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्षेत्र है जो रेड कलर से, ये वाटर डिवाइड शो करता है। इस पर्टिकुलर एरिया का जल इस पर्टिकुलर नदी के द्वारा प्रवाहित होता है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वाटर डिवाइड है, इस क्षेत्र में भी वाटर डिवाइड है, और ये नदियाँ इस वाटर डिवाइड के द्वारा इनका अधिग्रहण क्षेत्र परिभाषित होता है। तो एक बड़े वाटर डिवाइड में कई सारे छोटे छोटे वाटर डिवाइड हो सकते हैं। तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है इसको कहा जाता है यूनिट सेल। जैसे ये सबसे छोटी नदी यहाँ पे है, तो इस छोटे नदी के कैचमेंट एरिया को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल, और कई सारे यूनिट सेल मिलके बड़े अपवाह बेसिन की रचना करते हैं। तो नदी बेसिन वो पर्टिकुलर क्षेत्र है जिनसे होके जल किसी पर्टिकुलर नदी के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और दो नदियों के बेसिन को अलग करने वाले उच्च भूमि को हम लोग वाटर शेड या जल संभर कहते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम पर्टिकुलर इस वाटर रिवर बेसिन के अंदर डेवलप होता है, और ये बेसिकली दो तरह से डेवलप होता है। एक होता है कि जब नदी अपने क्षेत्र के स्थानीय ढाल से प्रभावित हो, ऐसे नदियों को कहते हैं सीक्वेंट या क्रमवर्ती नदी। और जो नदी अपने स्थानीय ढाल के अनुसार प्रवाहित न हो, इसको कहते हैं इनसीक्वेंट या अक्रमवर्ती नदी। तो ये दो भाग में विभाजित किया जाता है। तो सीक्वेंट नदी, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, रिसीक्वेंट, अपसीक्वेंट, ये चार भाग में डिवाइड की जाती है। इसको कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इनसीक्वेंट नदी को दो पार्ट में रखा जाता है। एक है हमारा एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, और दूसरा है आरोपित नदी या सुपर इम्पोज्ड रिवर। तो पूर्ववर्ती नदी या एंटीसीडेंट इस चैप्टर में बार बार यूज होता है। क्या होता है हम समझेंगे इसको। अपवाह प्रतिरूप ज्यामितीय आकार और स्थानिक अरेंजमेंट को शो करता है, और यह बेसिकली किसी भी स्थान की टोपोग्राफी, वहाँ का स्लोप, वहाँ की प्रोसेस, जल की मात्रा और मात्रा के प्रवाह के समय के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये प्रतिरूप कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसको भी समझेंगे हम लोग। तो आते हैं फिर से ये ड्रेनेज बेसिन के ऊपर। तो नदी जितने दूर का जल प्रवाहित करती है, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कैचमेंट एरिया, या इसी को कहा जाता है रिवर बेसिन। तो ये जो कैचमेंट एरिया होते हैं ये बेसिकली बनते हैं वाटर डिवाइड से और ड्रेनेज बेसिन से।
और ये एक यूनिटी को शो करते हैं, क्योंकि इस कैचमेंट एरिया में कहीं भी कोई परिवर्तन होगा तो इस पूरे कैचमेंट एरिया पे परिवर्तन हो जाता है। और यही कारण है कि एक नियोजन की इकाई के लिए वाटरशेड को लिया जाता है। तो आकार की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारे इंडिया में 3 तरह से डिवाइड किए जाते हैं। पहला हमारा मेजर ड्रेनेज बेसिन, जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, और इसमें जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं पूरे इंडिया की, ये 14 रिवर बेसिन सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा जो इसमें है मध्यम आकार के ड्रेनेज बेसिन, तो इनका क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेके 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। और इसमें जो मध्य क्रम की नदियां होती हैं, मध्यम आकार की नदियां जैसे कालिंदी, पेरियार, लोहित नदी, इस तरह से ये सम्मिलित की जाती हैं। और जो तीसरा है हमारा लघु द्रोणी, इसका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है, और इसमें बेसिकली बहुत ही छोटी छोटी नदियां सम्मिलित की जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला अपवाह प्रतिरूप है उसको कहते हैं डेंड्रिटिक या वृक्षाकार। जिन अपवाह प्रतिरूपों का ज्यामितीय आकार वृक्ष की शाखाओं की तरह से होता है, जैसे ये वृक्ष है, इसका मेन शाखा सबसे मोटा होता है और पतली पतली वो शाखाएं फैलती जाती हैं। तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसका उदाहरण उत्तरी भारत में पाए जाने वाले नदियों के प्रतिरूप से लिया जा सकता है, जो पर्वतों से निकल के ये कुछ इस तरह का प्रतिरूप बनाती हैं। दूसरा अपवाह प्रतिरूप ट्रेलिस या जालीदार अपवाह प्रतिरूप है, और ऐसे प्रतिरूपों का विकास वैसी चट्टानी संरचनाओं में होता है जहाँ पे ये मुख्य नदी है, और मुख्य नदी में जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पे मिलती हैं, और ये नदियां आपस में वैसे एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं। जो इनकी सहायक नदियां हैं ये भी इनसे समकोण पे मिल रही हैं। ऐसे प्रतिरूप को जालीदार या ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसके उदाहरण छोटा नागपुर पठार पे सिंहभूमि क्षेत्र में और हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र कुछ इस तरह की संरचना के हैं कि नदियां आपस में समकोण पे मिलती हैं। तीसरा आयताकार अपवाह प्रतिरूप, तो इसमें बेसिकली ज्वाइंट्स होते हैं, और इन ज्वाइंट्स के कारण नदी आयताकार रूप में विकसित होती है। ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मुख्य नदी है, इसमें जो सहायक नदियां हैं सारी की सारी ज्वाइंट्स के अनुसार प्रवाहित होते हुए दिख रही हैं। तो इस तरह का विकास बेसिकली विंध्य पर्वत के क्षेत्र में हुआ है, जहाँ पे ज्वाइंट्स और फॉल्ट ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। इसमें चौथा अपवाह प्रतिरूप रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या इसको अरीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इस अपवाह प्रतिरूप में बीच में एक हाईलैंड होता है, और इस हाईलैंड या उच्च भूमि से नदियां चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। ये इसका सैटेलाइट इमेज है, ये नदी की घाटियां दिख रही हैं, ये चारों तरफ प्रवाहित होते हुए, और इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण हम समझते हैं, यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला है, गुजरात का भाग, और इसमें देख सकते हैं एक मांडेव की पहाड़ियां हैं यहाँ पे। इन मांडेव पहाड़ियों से आप देखिए नदियां चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है अमरकंटक पठार का। तो अमरकंटक का जो पठार है बेसिकली, इससे 3 नदियां 3 दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। एक नदी है हमारी महानदी, दूसरी नदी निकलती है सोन नदी, और तीसरी नदी निकलती है नर्मदा नदी। तो ये एक रेडियल प्रतिरूप का पैटर्न का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो पांचवा ड्रेनेज पैटर्न है उसको कहा जाता है एनुलर या वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। तो इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि एक ऐसे स्थानीय संरचना है, डोमल स्ट्रक्चर बेसिकली गुंबदी संरचना, और ये संरचना स्तरित होती है। इसमें लेयर्ड होते हैं, तो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, और डिफरेंशियल इरोजन के कारण ये कुछ इस तरह डेवलप हो जाता है। जो सॉफ्ट चट्टाने हैं वो तेजी से कटेंगी, हार्ड चट्टाने कम कटेंगी। तो ऐसे कटाव को डिफरेंशियल इरोजन कहा जाता है। तो कुछ इस तरह का शेप डेवलप करता जाएगा राउंड में, और ये शेप प्रवाहित होता है नदियों से, जो लगता है कि घूम के उतर रही हैं। तो ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ये प्रतिरूप इंडिया की गुंबदी संरचनाएं बहुत ही कम पाई जाती हैं, लेकिन नीलगिरी के क्षेत्र में, नीलगिरी जो पर्वत है दक्षिण भारत में, वहां पे कुछ इस तरह के प्रतिरूप दिख जाते हैं। इसके बाद जो छठवां प्रतिरूप है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, यानी केंद्राभिसारी
ये रेडियल से जस्ट उलट होता है। तो रेडियल प्रतिरूप में क्या होता है कि बीच में उच्च भूमि पाई जाती है और उच्च भूमि से नदियां चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। लेकिन इस प्रतिरूप में बीच में निम्न भूमि है और इस निम्न भूमि की तरफ सारी नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। तो ऐसे प्रतिरूप को सेंट्रीपिटल या केंद्राभिसारी प्रतिरूप कहा जाता है। इसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण ये ऑस्ट्रेलिया में एक झील है, लेक आयर्स, और इस झील में नदियां प्रवाहित हो रही हैं चारों तरफ से। वैसे इस झील की ऊंचाई समुद्र तल से भी नीचे है। तो ये एक उदाहरण प्रस्तुत करता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का। तो इसके अलावे भी और सारे बहुत प्रतिरूप हैं जिसकी ज्यामिति जिस प्रकार से हो। अब हम डिस्कस करते हैं भारत के ड्रेनेज सिस्टम की। तो ये दो मैप है, इसमें आप देखिए कि ये जो बीच का भाग है, ये बीच वाली लाइन, ये लाइन कई सारे पर्वतों के शिखरों से मिलके बनी हुई है। और हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे अरावली रेंज है। अरावली रेंज दिल्ली से आगे दिल्ली हरिद्वार रेंज है। इसके बाद ये हमारा विंध्यन रेंज है। विंध्यन रेंज के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद दक्षिण का पठार, और यहाँ से ये पश्चिमी घाट। तो ये भारत का मुख्य जल विभाजक है। अभी जो वाटर सेट हमने समझा था कि जल के जो बेसिन्स होते हैं, नदी बेसिन होते हैं बेसिकली, तो नदी बेसिनों को अलग अलग करता है, उस हाईलैंड को जल विभाजक कहते हैं। तो ये हाईलैंड ऐसा है जो भारत के ग्रेटर वाटर डिवाइड के रूप में काम कर रहा है। ये इस वाटर डिवाइड से सिंधु नदी का तंत्र अलग हो रहा है, इधर गंगा नदी का पूरा तंत्र है, और इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो पश्चिमी की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों और पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में विभाजित हो रहा है। ये जो बीच का भाग है कर्क रेखा से उत्तर में जो प्रवाह हो रहा है, ये बेसिकली नदियां हिमालयी पर्वत से निकली हुई हैं, हिमालयी क्षेत्र से निकली हुई हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। और ये दक्षिण पठार जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, चाहे ईस्ट फ्लोइंग हो चाहे वेस्ट फ्लोइंग हो, चाहे ये ड्रेन होती हो बंगाल की खाड़ी में चाहे अरब सागर में, इनकी उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है। तो इस आधार पे भारतीय नदियों को दो वर्गों में रखा जाता है, एक है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। और इन सब ड्रेनेज सिस्टम में ये दूसरे वाले इमेज में हम देख सकते हैं ये वाटर शेड है। तो बहुत बड़े बड़े बेसिन, जैसे गंगा नदी का बेसिन हम देख सकते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा ये यहाँ तक है, ये गंगा नदी का कैचमेंट एरिया है, गंगा बेसिन। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ये इंडस बेसिन सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो इस तरह से गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं भारत की। इसमें जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमालयी नदियां जल प्रवाह बर्फ के पिघलने से और वर्षा के कारण ये दोनों से प्राप्त करती हैं। इसलिए इन नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता है। और जो सबसे यूनिक चीज है कि सिंधु नदी यहाँ से निकली हुई, ये निकल के जा रही है इंडस रिवर, यहाँ से गंगा नदी है, ये निकल के आ रही है, और यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर की रेंज से ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन तीनों ही नदियों का उद्गम हम देखते हैं कि एक ही क्षेत्र से हो रहा है, जो क्षेत्र अब कुछ भारत में है कुछ चीन में है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां से उत्तर भारत की या हिमालय की तीनों प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है। तो ऐसा क्यों है, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये एक भारत के अपवाह प्रतिरूप की रूपरेखा है। अब हम समझते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम तीन भागों में विभाजित किया गया है, एक है गंगा बेसिन, दूसरा है सिंधु नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। ये तीनों भी हमने पिछले मैप में देखा था। और इन नदियों में जल की जो आपूर्ति होती है वो स्नो मेल्टिंग से, ऊंचाई के क्षेत्र से बर्फ पिघलता है, और वर्षा से। तो इसलिए इन नदियों में पूरे वर्ष भर जल रहता है और ये नदियां सदावाही नदियां कहलाती हैं। इस नदी तंत्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। तो जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि असम से लेके और कश्मीर तक एक बहुत ही बड़ी नदी थी जिसको शिवालिक या इंडो ब्रह्म नाम दिया गया, और ये नदी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही थी, यानी असम की तरफ से चल के ये पंजाब और सिंध के सागर में ये गिरती थी, ड्रेन होती थी। और इसका टाइम लगभग मायोसीन पीरियड था, जो 5 से लेकर 24 मिलियन वर्ष पहले तक का है।
और बाद में ये नदी 3 भागों में विभाजित हो गई। तो पहला भाग जो इंडस सिस्टम हुआ, सिंधु नदी का तंत्र, दूसरा भाग गंगा नदी का तंत्र और तीसरा भाग ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। अभी हमने समझा था कि इन तीनों ही नदियों का उद्गम क्षेत्र लगभग एक ही क्षेत्र में है और यहीं से तीनों नदियां प्रवाहित हो रही हैं। तो ये डिसमेंबरमेंट या इनका विभाजन दो कारणों से हुआ। पहला कारण इसमें है कि प्लीस्टोसीन काल में पश्चिमी हिमालय में उत्थान हुआ और पश्चिमी हिमालय में उत्थान होने के कारण ये 2-3 भागों में डिवाइड हो गई। और दूसरा रीजन है मालदा फॉल्ट का बनना, ये भी आपका प्लीस्टोसीन टाइम पे हुआ। अब इसको हम लोग अगर देखते हैं तो ये आपका इंडिया और ये नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही थी। ये उस समय असम से लेके ये पंजाब और सिंध की खाड़ी में गिरती थी। तो इस पे 2 घटनाएं होती हैं। एक होता है पश्चिमी हिमालय में उत्थान। तो पश्चिमी हिमालय में उत्थान से जो दिल्ली हरिद्वार रीज, कोतवार पठार, इन सब में उत्थान हुआ। तो इसके कारण एक नदी तंत्र अलग हो गया और दूसरा नदी तंत्र इधर हो गया। तो जो इंडस और गंगा इन दोनों के बीच वाटर डिवाइड वाला क्षेत्र है वो पोर्शन ऊपर उठ गया। और दूसरी चीज इसी के साथ जब ये पोर्शन ऊपर उठा तो ये तीसरी नदी हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी डेवलप हुई और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारा मालदा फॉल्ट बना, या जिसको गारो राजमहल गैप के नाम से हमने समझा हुआ है। तो इसने प्रोवाइड कराया कि ये नदी इधर से प्रवाहित होके ये बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियां ड्रेन्ड हो जाएं। तो ये परिघटनाएं थी जिससे हमारे हिमालय नदी तंत्र का विकास हुआ। अब इसके प्रमाण क्या क्या मिलते हैं? इसमें जो सबसे पहला प्रमाण है वो शिवालिक क्षेत्र के अवसाद हैं, जो एक ही जैसा और ये बहुत ही हैवी अवसाद है। दूसरा प्रमाण इसमें है कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी, इनमें मछलियों में समानता पाई जाती है। और तीसरा इसमें प्रमाण है कि ये दोनों नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र जब इधर से निकल के वे प्रवाहित हो रही हैं तो बहुत ही सडन बेंड बनाए हुए हैं ये दोनों, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। और कुछ नदियों में पूर्ववर्ती नदी का लक्षण प्रदर्शित होता है। अब पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर का मतलब ये होता है कि जैसे नदी प्रवाहित हो रही है पहले से और बीच में पर्वतों के उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो ये पर्वत बनने लगे और पर्वत धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे थे। और जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ रही है, नदी के घाटी की गहराई बढ़ रही है और नदी अपने स्तर को बनाए हुए है। तो इन नदियों की उत्पत्ति बेसिकली जो उच्च भूमियां हैं या पर्वत हैं, पर्वतों के निर्माण से पहले की है, इसलिए इस नदी को एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। और इस पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण जैसे सतलज नदी है, कोसी नदी है, ये सब नदियों ने पर्वतों को काफ़ी गहरे खड्डों में काट के रखा हुआ है। तो इस क्षेत्र में पूर्ववर्ती नदियों का पाया जाना यह शो करता है कि नदियों की उत्पत्ति प्राचीन है हिमालय के पर्वत से। तो अब हम समझेंगे कि पूरे हिमालय तंत्र में नदियों का सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है। इसमें जो सबसे पहला तंत्र है वो हमारा इंडस सिस्टम। इंडस या सिंधु नदी, ये बेसिकली इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इंडिया में केवल 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, जिसमें से 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है, बाकी पाकिस्तान और कुछ एरिया चाइना में है। और ये तिब्बत के पठार के क्षेत्र में लगभग 31 डिग्री 15 नॉर्थ लैटिट्यूड और 81-40 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे एक ग्लेशियर है बोखरचू पहाड़ी के पास में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और इसको सेंजी खाम्बेन के नाम से जाना जाता है, जिसका तिब्बती अर्थ है लायंस का मुंह, शेरमुख कहा जाता है इसे। और ये गिलगित के निकट एक बहुत ही पर्टिकुलर ये गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज माने गहरी वी आकार की घाटियां, और वहां से ये फिर दर्दिस्तान रीजन में प्रवेश कर जाती है। इसको हम लोग इस मैप की सहायता से समझते हैं। ये मैप शो करता है यहाँ से सिंधु नदी निकली है, ये आप देखिए, और ये जाके पाकिस्तान में कराची के पास अरब सागर में ये गिर जाती है। तो यहाँ पे बोखरचू के पास से ये निकली हुई है इस क्षेत्र से, और ये यहाँ इंडिया में प्रवेश कर रही है। ये तिब्बत का क्षेत्र है।
तो इंडिया में प्रवेश करने के बाद यहाँ देखिए एक श्योक नदी आके मिली हुई है इसमें, और श्योक की सहायक है नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी बेसिकली ये सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे। तो इंडियन आर्मी इस नदी घाटी का प्रयोग करती है सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंचने के लिए। इसके ऊपर का क्षेत्र है ये सक्सगाम घाटी का, ये पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है, और आगे का पूरा पोर्शन पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया है अवैध तरीके से। तो दर्दिस्तान रीजन इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है जो बेसिकली दार्द लोगों का आवास क्षेत्र है। तो यहाँ से सिंधु नदी इस दर्दिस्तान में पहुंचती है। आगे इससे मिली है गिलगित नदी, नीचे से, नीचे यानी दक्षिण, या कहते हैं इसको बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरी, तो यहाँ से मिली है जास्कर नदी। इसके बाद पाकिस्तान या अफगानिस्तान साइड से आने वाली नदियों में यहाँ पे काबुल नदी मिली है, काबुल की सहायक स्वात नदी। इसके बाद टोची, गोमल, कुर्रम, ये छोटी छोटी नदियां हैं, और इन नदियों के साथ साथ हिमालय में दर्रे भी विकसित हुए हैं। तो ये टोच, कुर्रम, गोमल, ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध दर्रे हैं जिनसे हो के भारत के ऊपर अटैक होते रहे हैं बहुत प्राचीन समय से। तो बहरहाल ये सिंधु नदी का तंत्र है, और जिसमें भारत की तरफ से जो प्रमुख नदियां मिली हुई हैं, इन छोटी नदियों को छोड़ दे जास्कर और श्योक, और सबसे पहले यहाँ हम देख सकते हैं झेलम नदी, जो पाकिस्तान भारत की सीमा भी बनाती है। तो ये झेलम नदी है। झेलम के बाद यहाँ से ये देखिए चेनाब नदी है। चेनाब इसमें सबसे लंबी नदी मानी जाती है सहायक में। चेनाब के बाद ये ब्यास नदी है। व्यास के बाद रावी नदी है, और रावी के बाद यहाँ पे ये सतलज नदी है ये। और इन सभी धाराओं का सम्मिलित रूप इसको कहा जाता है पंचनद, और ये पंचनद फिर जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल गया है। तो ये नदियां प्रवाहित होती हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इसी झेलम में एक छोटी सी नदी है किशनगंगा। किशनगंगा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्ट करता है, और ये भारत पाकिस्तान के बीच ये काफ़ी चर्चा के विषय बने रहते हैं। तो बेसिकली इन नदियों का विभाजन किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है उसको, 1960 में किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो जो ऊपर की 3 नदियां हैं और नीचे की 3 नदियां हैं, तो जैसे सिंधु नदी है, झेलम है, झेलम के साथ चेनाब नदी है, तो इनके पानी का प्रयोग अधिकतम पाकिस्तान में किया जाना है। और नीचे की जो 3 नदियां हैं व्यास, रावी और सतलज, इसके जल का प्रयोग भारत करता है। तो ये सिंधु घाटी समझौते में उल्लिखित है। अब इन नदी तंत्रों के बारे में एक एक नदी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला है झेलम नदी। झेलम नदी पीर पंजाल रेंज वेरीनाग स्थित एक झरने से निकली हुई है, और ये कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और ये वुलर झील से भी प्रवाहित होती है, और पाकिस्तान में एंटर करने से पहले एक ये गार्ज का निर्माण करती है। ये चेनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। अब चेनाब नदी के बारे में, ये सारी नदियों की लोकेशन हम देख चुके हैं। तो चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बेसिकली 2 धाराओं से मिलके बनी है, एक चंद्रा और दूसरा भागा। तो चंद्रा और भागा से मिलके चेनाब नदी बनी हुई है। तीसरा इसमें है रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियाँ है बहुत ही फेमस, के पास में है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से निकली है, और ये हिमाचल में चंबा वैली है, चंबा वैली से होके प्रवाहित होती है। चौथी नदी है व्यास नदी। तो व्यास नदी भी रोहतांग पास के नज़दीक से ही व्यास कुंड से निकली हुई है, और ये कुल्लू वैली से प्रवाहित होती है। और काटी और लारगी में जो धौलाधर रेंज में है, यहाँ पे इसने गार्ज का निर्माण किया है, और फिर ये हरीके के पास में सतलज नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी मानसरोवर झील के पास में तिब्बती क्षेत्र में एक राकसताल जल स्रोत है, वहां से निकली हुई है, और इसको तिब्बत में लैंगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया आने से पहले रोपड़ में इसने गार्ज का निर्माण किया है, और इंडिया में ये घुसती है सिपकीला दर्रे से होके। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, एंटीसीडेंट रिवर। तो पूर्ववर्ती नदी क्या है? जिसका जन्म हिमालय पर्वत के या पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण के पहले से हुआ है, और पूर्ववर्ती नदी होने के कारण इसने गहरे गहरे गार्जों का निर्माण किया है। और इस नदी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से कई सारी नहरें निकाली गई हैं। इसमें इन नहरों के जल आपूर्ति में इस नदी की बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सिंधु नदी तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। अब आगे हम डिस्कस करते हैं गंगा नदी के तंत्र की। तो गंगा नदी पूरे भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी का तंत्र है और ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है और वहां पे इसका नाम है भागीरथी। निकलने के प्लेस को गोमुख कहा जाता है और यह नदी केंद्रीय हिमालय और मध्य हिमालय को नैरो गार्जेज में काट के निकली हुई है। देवप्रयाग में यह अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके आगे इसका नाम गंगा पड़ा है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ बनता है? देवप्रयाग में, और उसके आगे इस नदी का नाम गंगा नदी है। तो अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा का स्रोत है सतोपंथ ग्लेशियर और ये है बद्रीनाथ के पास में जोशीमठ। तो अलकनंदा नदी पे कई सारे प्रयाग बने हुए हैं जो तीर्थ के स्थल हैं। तो इन प्रयागों को देखते हैं। यहाँ पे जब अलकनंदा, यहाँ बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ के नीचे ये धौली गंगा मिली है तो इसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिली है, इस मिलन बिंदु को कहते हैं नंद प्रयाग। और दक्षिण की तरफ पिंडार नदी मिली है, तो जहाँ पिंडार और अलकनंदा मिली हुई है इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। ये हमारा तीसरा प्रयाग है। और चौथा इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे भागीरथी नदी मिल रही है तो इसको कहा जाता है देव प्रयाग। तो ये उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यहाँ से इस रिवर का नाम गंगा नदी पड़ता है। उत्तराखंड के बाद यह हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में एंटर होती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, सिंधु नदी से छोटी है जो 2880 था। उत्तराखंड में ये 110 किलोमीटर प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा ये प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में ये 445 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का क्षेत्र है। और इस नदी का कुल कैचमेंट एरिया लगभग 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इस नदी के अपवाह तंत्र को इस मानचित्र की सहायता से हम लोग समझते हैं। ये अलकनंदा नदी, ये भागीरथी नदी, यहाँ देवप्रयाग हमने देखा था जहाँ से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। और ये ऋषिकेश, हरिद्वार और बहुत सारे नगरों से होते हुए ये कुछ इस तरह से बहते हुए इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, फरक्का तक आती है। फरक्का के बाद इस पे बैराज बनाया गया है और एक ब्रांच निकाल दी गई है, इसको कहते हैं हम लोग हुगली नदी, जो इंडिया में प्रवाहित होती है। और इसकी दूसरी शाखा पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में चली जाती है और इसी पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आके मिलती है और ये फिर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियां। अब इसकी उत्तर की सहायक नदियों में देखते हैं जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, बाएं तट से जो आके मिली हुई हैं। यहाँ हम देख सकते हैं रामगंगा नदी जो इस पे लेफ्ट में मिली है, फिर सई नदी, गोमती नदी, सई गोमती की सहायक है और ये गोमती नदी यहाँ पे आके मिली है। गोमती के साथ ये घाघरा नदी, घाघरा की सहायक शारदा नदी और घाघरा की ही एक काफी प्रसिद्ध सहायक नदी है राप्ती नदी। घाघरा के बाद यहाँ देख सकते हैं और आगे गंडक नदी मिली हुई है। तो यदि पश्चिम से पूर्व का क्रम देखें तो गंडक के बाद यहाँ फिर कोसी नदी है, कोसी के बाद सबसे लास्ट में जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है वो महानंदा नदी है। अब इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात देखी जाए तो सबसे लंबी इसमें यमुना नदी है और यमुना नदी प्रयागराज में आके इसमें मिलती है जहाँ पे संगम लगता है। और यमुना के बाद इसमें टोंस नदी मिली है, टोंस के बाद सोन नदी मिली है। यमुना नदी के सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे विख्यात नदी चंबल नदी है, चंबल के बाद सिंध नदी, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन। तो ये नदियां पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इनके प्रवाह को देखा जा सकता है। तो चंबल में बनास नदी मिली हुई है, काली सिंध मिली है, पार्वती नदी मिली हुई है। तो ये सब चंबल की सहायक है। और दक्षिण की जो दाहिने तरफ से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ये वैसे तो हिमालयी नदी तंत्र का भाग है, लेकिन इन नदियों की उत्पत्ति हुई है पेनिनसुलर पठार से, पेनिनसुलर रीजन से, और ये हिमालयी नदी तंत्र में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। यहाँ देख सकते हैं हुगली नदी जो इंडिया में ही प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे मयूराक्षी है
दामोदर है, कसाई नदी है। तो इन सब नदियों ने गंगा नदी तंत्र में अपना योगदान दिया हुआ है। यह नदी तंत्र हमारे पूरे उत्तर भारत की मैदानी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है और यही कारण है कि इस नदी को धार्मिक महत्व देके इसको गंगा माँ के रूप में लोग पूजा भी करते हैं और बहुत ही भारी जनसंख्या को यह नदी सपोर्ट किए हुए है। तो इसके लिए सरकार का भी प्रयास है और इसमें एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम है नमामि गंगा प्रोग्राम। और नमामि गंगा प्रोग्राम में मुख्यतया दो लक्ष्य थे। एक था गंगा नदी के प्रदूषण को मुक्त करना और इसमें पूरे इकोसिस्टम की कायाकल्प करना और उनका रिजुविनेशन करना। तो ये 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में डेवलप किया गया। फ्लैगशिप यानी जो प्रोग्राम सबसे आगे, जो मुख्य प्रायोरिटी पे होते हैं, जो विशेष लक्षित प्रोग्राम है। तो इसमें क्या क्या किया गया, जो पिलर्स हैं इसके मेन, तो पहला है कि गंगा नदी में जितने भी सीवेज मिलते हैं उन सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए और दूसरा रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाए। जो जल का प्रदूषण है, रिवर सरफेस, इसकी क्लीन की जाए, इसमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए। इसके बाद यहाँ पे वन लगाए जाए, लोगों में जागरूकता फैलाना। इसके बाद जो इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग और उनके प्रभाव को कम करने की मैकेनिज्म डेवलप की जाए। और एक इसी में महत्वपूर्ण प्लान है गंगा ग्राम का। इसमें जो गंगा प्रवाहित होती है उसमें 5 स्टेट पड़ते हैं। इन 5 राज्यों में सभी गांवों का चयन करके उन गांवों में जो ओवरऑल सैनिटेशन है, जो स्वच्छता है, उसको मेंटेन करना और इस स्वच्छता में खुले में शौच से मुक्ति, इसके बाद यहाँ पेयजल की व्यवस्था, इसके कचरा प्रबंधन और साथ ही साथ जो जल स्रोत हैं उनको रिचार्ज करने के योग्य बनाना। तो ये सारी चीज़ें इस गंगा ग्राम में सम्मिलित हैं और ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गंगा नदी तंत्र के प्रमुख नदियों के बारे में। तो जो सबसे बड़ी नदी है वो यमुना नदी है और यमुना नदी ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। और जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और ये बंदर पूंछ की चोटी के पास में है। और ये गंगा नदी में प्रयाग में या प्रयागराज में, या इसका पुराना नाम इलाहाबाद, वहाँ पे जुड़ती है। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमने मैप पे अभी देखा था, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। और जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, हिंडन है, रिंद है, सेंगर, वरुणा। यमुना नदी के सहायक नदियों में चंबल नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और चंबल नदी मालवा पठार के महो से निकली हुई है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये गार्ज बनाते हुए राजस्थान गई है। राजस्थान से फिर मुड़ के इसने यमुना में ज्वाइन किया है और कोटा के पास में, राजस्थान में है कोटा, जहाँ पे गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया है चंबल नदी के ऊपर। और चंबल नदी की घाटी बहुत ज़्यादा फेमस है उत्खात स्थलाकृति या बर्डलैंड टोपोग्राफी के रूप में। बर्डलैंड टोपोग्राफी का एक इमेज है जहां नदी के चैनल ने मालवा पठार के हिस्से को बहुत ही बेतरतीब तरीके से काटा हुआ है और यही कारण है कि इनको चंबल के बीहड़ कहते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही डेवलप्ड रूप है रिल्स एंड गली इरोजन का। जो अवनालिका अपर्दन है ये उसी का बहुत बृहत रूप है। अब इसमें तीसरी जो सहायक नदी है वो गंडक नदी है, गंगा नदी की। तो गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दो नदियों से मिलकर बनी है और गंगा प्लेन में ये गंडक नदी चंपारण जिले में प्रवेश करती है। ये बिहार में स्थित है और सोनपुर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण नदी घाघरा। तो घाघरा जो है मापचा चुंगो, ये ग्लेशियर का नाम है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी सहायक नदियाँ तीला, सेती और बेरी हैं और ये सीसा पानी में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी गंगा में छपरा में जाके मिली है और इससे पहले इस नदी में शारदा नदी, जिसको काली या काली गंगा भी कहा जाता है, वो इसमें आके मिली हुई है। घाघरा के बाद एक और ही फेमस नदी, फेमस क्या इसको नोटोरियस कहेंगे, कुख्यात है, ये कोसी नदी। यह उदाहरण है एक एंटीसीडेंट रिवर का, यानी पूर्ववर्ती नदी का। और पूर्ववर्ती नदी का मतलब कि इस नदी का विकास हिमालय पर्वत बनने से पहले का हुआ है
और यही रीजन है कि इसने लगभग पूरे हिमालय को काटा हुआ है। तो इसकी जो मुख्य धारा है अरुण नदी, ये नेपाल में निकली हुई है, नेपाल में अरुण, और यहाँ पे सून कोसी और तामूर कोसी, ये दो कोसी नदियाँ मिली हुई हैं इसमें। तो जब मिलती हैं तो इसको फिर सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी कुख्यात इसलिए है कि ये बिहार में प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा बाढ़ लेके आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और इस नदी की खासियत है कि ये अपने चैनल को सबसे अधिक शिफ्ट करती है। तो इस नदी के फ्लो को हम लोग देख सकते हैं, इसकी शिफ्टिंग कंटिन्यूअस वेस्ट साइड हुई है और अब ये नदी कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। इसमें बनते हैं प्राकृतिक तटबंध, जो नेचुरल लेवी बनते हैं। नेचुरल लेवी हमने पढ़ा हुआ है नदी वाले चैप्टर में, जो फर्स्ट बुक में। तो नेचुरल लेवी में क्या होता है कि जब अवसाद की मात्रा अधिक होती है तो नदी घाटी के किनारे पे अवसाद जमा होने लगते हैं इस क्षेत्र में, और फिर फाइनली धीरे धीरे नदी घाटी अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंची हो जाती है, कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। तो जब भी ये तटबंध टूटते हैं तो नदी का प्रवाह दूसरी तरफ हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इस तटबंध के टूटने के ही कारण ये नदी पूरी, ये वर्ष के अकॉर्डिंग डाटा है, ये अपने पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट जो नदी है दामोदर नदी, जो हुगली की सहायक है, और ये नदी रिफ्ट घाटी से होके बहती है। छोटा नागपुर पठार है, पुराना क्षेत्र है, और रिफ्टिंग होती है बेसिकली हिमालय निर्माण की प्रक्रिया के क्रम में। बराकर नदी इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी है। इस नदी को पहले कहा जाता था बंगाल का शोक, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अब ये दामोदर वैली कारपोरेशन के अंतर्गत, जो एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बहुत सारे डैम बना के सिंचाई की नहरें निकाल के इस नदी को कंट्रोल में कर लिया गया है। गंगा नदी की अन्य सहायक नदियों में रामगंगा नदी, ये गढ़वाल हिल्स के गैरीसैंड से निकली हुई है और कन्नौज के निकट गंगा में ज्वाइन कर लेती है। नेक्स्ट शारदा या सरयू नदी, तो यह नदी मिलाम ग्लेशियर से, जो कि ही नेपाल हिमालय में स्थित है, ये मिलाम ग्लेशियर वहाँ से गोरी गंगा के रूप में निकलती है और भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है, जहाँ इसको काली नदी कहते हैं, और ये फिर घाघरा नदी में मिल जाती है। जो उत्तर की सबसे लास्ट नदी है वो महानंदा नदी दार्जिलिंग हिल से निकली हुई है और यह गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है सोन नदी अमरकंटक पठार से निकली हुई है। अमरकंटक पठार रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एक उदाहरण प्रस्तुत करता था, जिसमें सोन, नर्मदा और महानदी एक ही जगह से निकली हुई थी, और ये वाटरफॉल या जल प्रपात का सीरीज बनाती है, क्योंकि ये पठार से उतरती है और पठार से उतरने के बाद ये प्लेन एरिया में आरा में पहुंचती है बिहार में, जहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है। तो ये गंगा क्रम की कुछ प्रमुख नदियाँ थी। और इनके बाद जो तीसरा हिमालयन तंत्र है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास, जहाँ थोड़ी दूर पर ही सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र है, यहाँ ये केमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकली हुई है और ये लगभग 1200 किलोमीटर निकलने के बाद पूरब की ओर सीधे घाटी में प्रवाहित होती है। इसको कहा जाता है ITSZ, इंडस सांपो फ्यूचर जोन। ये माना जाता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों का जंक्शन पॉइंट है। तो ये वहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर तक पूरब की ओर सीधी प्रवाहित होती है। यहाँ पे तिब्बत में रांगो सांगपो नाम की सहायक नदी से मिलती है और तिब्बत में इस नदी को सांपो नदी के नाम से या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में ये केंद्रीय हिमालय में एक डीप गार्ज का निर्माण करती है और यहाँ पे पर्वत है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा के निकट में ये डीप गार्ज का निर्माण करती है और दक्षिण की तरफ सडन बेंड ले लेती है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की तरफ, और नामचा बरवा से मुड़ के ये दिहांग या सियांग नदी के नाम से असम में प्रवेश करती है। इस नदी के पूरे सिस्टम को इस डायग्राम की सहायता समझते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है सियांग रिवर या दिहांग रिवर, ये ब्रह्मपुत्रा नदी इस नाम से प्रवेश करती है।
इससे पहले यहाँ से निकलने के बाद ये लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग तक आती है। यहाँ पे है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा के नज़दीक में ये सडन बेंड लेती है और डीप गार्ज को बनाते हुए गार्ज के थ्रू ये इंडिया में प्रवेश करती है। तो सियांग में जो मिलती हैं नदियाँ, इसमें जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी दिबांग, लोहित, भराली नरसी, इसके बाद है दिखोऊ, धनसिरी, कोलांग नदी और इसी में लास्ट में जाके यहाँ से बराक नदी प्रवाहित होती है जो बांग्लादेश में मेघना के नाम से मिलती है। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियाँ जो इंडिया में है, स्पेशली सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी के बाद बड़ा नदी, मानस, संकोश और तीस्ता नदी। इस नदी में वाटर डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा है और ये बेसिकली जो इसका कैचमेंट एरिया है भारत में, ये बहुत ही ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है और इसके कारण इस नदी में जल प्रवाह की मात्रा बहुत अधिक होती है और भारत की नदियों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल इस नदी में पाया जाता है। सुबनसिरी नदी के बारे में, जिसका ओरिजिन तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है, यानी ये हिमालयी रेंज बनने से पहले ये नदी प्रवाहित हो रही थी। ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ही ज़्यादा जल आने के कारण, अवसाद आने के कारण इस नदी में बाढ़, इसकी चैनल की शिफ्टिंग और तट पे अपरदन बहुत अधिक होता है। अब इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र की। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालय की नदियों से प्राचीन हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप ही प्राचीन है हिमालय से। और इसमें जो मुख्य नदियाँ हैं वो लोकल ढाल का फॉलो करते हुए ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन मुख्य नदियों के दो अपवाद हैं, एक नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और इसका कारण है कि ये दोनों रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का कोर्स जो है, जो जलधाराएं, जो चैनल है, वो लगभग फिक्स है और इसमें मियांडर की मात्रा कम पाई गई है या लगभग नगण्य पाई गई है। इन नदियों में हिमालयी नदियों की तरह कोई जल का अस्थायी सोर्स नहीं है, इसलिए ये इन नदियों में जल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है और ये सदावाही नहीं है हिमालयी नदियों की तरह से। पहले हम लोग समझते हैं कि जो वर्तमान में पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो ड्रेनेज सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनकी भूमिका होती है। 3 घटनाएं ऐसी हैं। पहली चीज़ कि वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला, इसका सब्सिडेंस हुआ और ये हमने पढ़ा है तट वाले क्षेत्र में कि भारत का जो पश्चिमी तट है ये सबमर्जेंस तट है और उदाहरण में हमने द्वारका को लिया था जो नीचे पाया गया। तो इस सब्सिडेंस के कारण बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए। हिमालय के उत्थान से चेंजेज हुए। क्यों? क्योंकि जब भारतीय प्लेट टकरा रही थी, इस पे दबाव पड़ने से बहुत सारे भ्रंशों का विकास हुआ और उसी भ्रंश के क्रम में नर्मदा और ताप्ती नदियों की जो भ्रंश घाटी है वो डेवलप हुई। इसके बाद इसका जो टिल्टिंग है, जो झुकाव है पेनिनसुलर ब्लॉक का, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है और ये शो करता है नदियों के द्वारा, क्योंकि नदियों का सामान्य प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की नदियों की डिस्कशन करते हैं। पहली है हमारी महानदी। तो महानदी निकली कहाँ से है? महानदी छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सिहावा पठार से निकली हुई है। ये 851 किलोमीटर लंबी है और इसका कैचमेंट एरिया 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध नदी है वो है गोदावरी। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक के पठार से निकली हुई है। इसका कैचमेंट एरिया लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो महाराष्ट्र का है। 49% लगभग आधा कैचमेंट एरिया ये महाराष्ट्र में मिलता है। फिर 20% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और बाकी सारा आंध्र प्रदेश में है। ये गोदावरी सिस्टम है, ये गोदावरी। और गोदावरी की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे प्रवरा नदी, मूला नदी, ये मंजरा नदी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जबकि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेनगंगा, वेनगंगा, इसके बाद इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये सारी नदियाँ इसकी
लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं। यह बंगाल की खाड़ी में लोबेट प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, लोबेट डेल्टा का। पोलावरम के दक्षिण में यह बहुत ही सुंदर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गोदावरी के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, ये है हमारी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और ये सह्याद्री के महाबालेश्वर से निकली हुई है। इसकी लेफ्ट बैंक सहायक नदियों में देख सकते हैं भीमा नदी, ये मूसी नदी जिसके तट पे हैदराबाद स्थित है, ये कृष्णा नदी की मेन ब्रांच है। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तुंगभद्रा नदी, तुंग और भद्रा दो नदियों से मिलकर तुंगभद्रा नदी बनी हुई है। यहाँ पे घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी, फिर इधर से इसमें पोनेरू नदी मिली हुई है। तो ये कृष्णा नदी का कैचमेंट एरिया है और इसके कैचमेंट एरिया का अधिकतम हिस्सा कर्नाटक में है 44%, इसके बाद महाराष्ट्र में है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कृष्णा नदी के बाद जो तीसरा प्रमुख सिस्टम है वो कावेरी नदी का, और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है जो स्थित है कर्नाटका में कोगडू डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी, ये तीनों ही इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ देख सकते हैं काबिनी, ये है दूसरा भवानी और तीसरा यहाँ पे अमरावती नदी। ये नदी अक्सर ही विवादों में रहती है क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों ही पानी के लिए आपस में विवाद की स्थिति बनाए रहते हैं, जिसको कावेरी जल विवाद कहा जाता है। तो इस पे कभी सेपरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बेसिन का सबसे कम हिस्सा केरल में है 3%, उसके बाद कर्नाटक में है 41% और तमिलनाडु में है 56%। यह नदी यहाँ पे लगभग क्वाड्रिलेटरल चौकोर डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी के बाद हम समझते हैं नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकली हुई है और अमरकंटक पठार से निकल के यह सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच जो रिफ्ट घाटी बनी हुई है, उस रिफ्ट घाटी से ये प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के विपरीत यह नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। और इसमें सबसे जो खूबसूरत इसका टोपोग्राफी है वो भेड़ा घाट जो जबलपुर में है, ये धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है। और वाटरफॉल के बाद ये संगमरमर की चट्टानों में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ये डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, ये सारे मार्बल्स हैं, मार्बल रॉक्स। रिफ्ट घाटी से बहते हुए यह नदी भड़ूच के निकट में अरेबियन सी में प्रवाहित होती है। और सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि यह नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। डेल्टा होता है बेसिकली अवसाद जब फैल के त्रिभुजाकार रूप में समुद्र के किनारे जमा हो जाता है और इसमें पतली पतली नदियां निकल के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यह एक काफ़ी गहरा अवसादी जमाव होता है। लेकिन एस्चुअरी में क्या है कि ये नदी सीधे आके मिलती है समुद्र में और ये नदी घाटी ही समुद्र के अंदर होती है। तो यहाँ पे कोई डेल्टा का निर्माण नहीं होता, न ही अवसादों का जमाव होता है। तो ये एस्चुअरी और डेल्टा ये दोनों ही डिफरेंट है, क्योंकि डेल्टा में अवसाद होते हैं, एस्चुअरी में अवसाद नहीं पाया जाता। डेल्टा कुछ इस तरह से दिखेगा जहाँ पतली पतली जलधाराएं निकलती हैं, जबकि एस्चुअरी पूरी की पूरी नदी घाटी ही दिखती है जो समुद्र के नीचे है। इस नदी पे एक बहुत ही बहुचर्चित प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, और इस नदी के पर्यावरण तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए नमामि देवी नर्मदे नाम से कार्यक्रम चलाया जाता है। भ्रंश घाटी में ही बहने वाली दूसरी नदी तापी नदी है और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से निकली हुई है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भी जो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इसका ड्रेन एरिया है, जिसका लगभग 80% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। तापी के बाद प्रायद्वीपीय क्रम की एक और नदी लूनी बेसिकली राजस्थान में फ्लो होती है अरावली के पश्चिमी एरिया में, और यह पुष्कर से ओरिजिनेट होती है जहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। यह दो शाखाओं के रूप में पुष्कर से ओरिजिनेट होती है, सरस्वती और साबरमती, और ये कच्छ के रण में प्रवाहित हो जाती है। यह नदी आंतरिक जल प्रवाह का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसी तरह की एक और नदी निकलती है घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ के समीप मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लूनी के अलावा माही नदी प्रवाहित होती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी क्रम में साबरमती नदी है। तो इनको आप एटलस पे देख सकते हैं सारी नदियों को।
अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर। नदी के जल की यूजेबिलिटी क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। तो बेसिकली इसकी आवश्यकता क्यों है कि नदी के जल का प्रयोग क्यों किया जाए। तो भारत के मैप पे देख सकते हैं ये नदियां हैं और इसमें बहुत सारी नदियों में प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी बह के बाढ़ के रूप में समुद्र तक चला जाता है। और इसी तरह से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जहाँ पे सूखे की अवस्था रहती है और उनके बेसिन में जल की कमी रहती है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं इस मैप पे ये गंगा रिवर बेसिन है और गंगा रिवर बेसिन में बहुत सारे ये नदियों के बेसिन में फ्लड वाली स्थिति रहती है। ये इधर ये ब्रह्मपुत्रा ये इस तरफ और यहीं पे अपोजिट ये पूरा यहाँ से लेके ये इस तरह से ये लगभग सूखे की स्थिति वाला है। तो यहाँ पे ये है हमारा ड्राउट प्रोन एरिया और ये नॉर्दर्न पार्ट फ्लड प्रोन एरिया। इंडिया की जलवायु चूंकि मानसूनी जलवायु है तो वर्ष के 2-3 महीने में जैसे जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में मैक्सिमम वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें ये क्रमशः ईस्टर्न पार्ट के बाद धीरे धीरे वेस्ट में घटती जाती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, इसमें पूरा हमारा दक्षिण का पठार आता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र ये हाई अमाउंट प्राप्त करता है, ये वाला जो जोन है ये हाई अमाउंट प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे ये मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो भारत में एक ही साथ बाढ़ और सूखा ये दोनों ही परिघटनाएं देखने को हमको मिलती हैं। नदियों के अतिरिक्त जल को जल संकट वाले क्षेत्र हैं उनमें डाइवर्ट किया जा सकता है, ये एक आइडिया यहाँ से आया। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बने हुए हैं जो ऑलरेडी कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रोपोज्ड हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पेरियार डाइवर्जन स्कीम। तो पेरियार नदी का जल, पेरियार केरला में बहने वाली नदी है और वेस्टर्न घाट में इसका ओरिजिन है। इसको डाइवर्ट करके जो केरल और तमिलनाडु का एरिया है ये केरल के इदुक्की जिले में ये स्कीम है और ये बेसिकली इस तरफ बहने वाली नदी है। तो इस पे मल्ला पेरियार डैम बना के इस डैम के जल को तमिलनाडु के जो वृष्टि छाया क्षेत्र के कुछ जिले हैं जिनमें थेनी, रामनाथपुरम, मदुरई और शिवगंगा आदि स्थित हैं, तो इन क्षेत्रों में जल यहाँ से भेजा जाता है अंग्रेजी ज़माने से ही। और ये बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी में पानी भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा ही की गई थी। तो ये मल्ला पेरियार डाइवर्जन स्कीम है और इसमें भी जल की जो अनयूज्ड मात्रा जो समुद्रों तक बह के जा रही है उसको यूज किया जाता है। इसी तरह से दूसरा प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट। तो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट नॉर्दर्न इंडिया में जो प्लेस अभी हमने देखा था हरिके यहाँ पे है, हरिके से लिंक कैनाल निकाली गई है राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में और ये कैनाल इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल के कारण जो सूखे क्षेत्र थे वो परिवर्तित हो गए गेहूं की कृषि के क्षेत्र में और इस पूरे क्षेत्र में इससे समृद्धि आई है। इसी तरह से कुरनूल कुडप्पा कैनाल, तो कुरनूल और कुडप्पा ये दोनों ही सूखाग्रस्त जिले हैं और तुंगभद्रा और पेन्नार नदियों को इसमें आपस में जोड़ा गया है। तो तुंगभद्रा पे डैम बना है संकेसुला डैम और संकेसुला डैम से पानी स्टोर करके पेन्नार नदियों में भेजा जाता है। इससे नौवहन और कृषि भूमि की सिंचाई ये दोनों सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो नौवहन का तो यूज बहुत ही कम है लेकिन कृषि भूमि की सिंचाई इससे होती रही है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है ब्यास सतलुज लिंक का नाम। तो ब्यास और सतलज नदी ये इंडस वाटर सिस्टम का एक पार्ट है, दोनों ब्यास और सतलुज दोनों भी। तो सतलुज नदी में जो भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है उसका जो कृत्रिम जलाशय उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। तो ये बेसिकली ब्यास नदी पे पंडोह में डैम बनाकर उस डैम से पानी डाइवर्ट किया गया है गोविंद सागर झील में पानी के स्तर को मेंटेन रखने के लिए। और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें गंगा कावेरी लिंक। तो गंगा नदी कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, वो यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। कावेरी कहाँ पे, यहाँ पे हो रही है। तो इनको जोड़ना है और ये प्रोपोज्ड है पटना से सोन नदी के सहारे नर्मदा तक पानी, ताप्ती तक पानी, ताप्ती के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा और पेन्नार नदी से होके ये लिंक कुछ इस तरह से ये कावेरी नदी तक आएगा। इसकी प्रोपोज्ड लंबाई लगभग 2640 किलोमीटर है और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 60,000
क्यूसेक्स की होगी, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इसको क्यूसेक्स बोलते हैं। ये वाटर के डिस्चार्ज मापने की एक यूनिट होती है, स्पेशली नदियों में और नहरों में। तो ये भारत सरकार के आग्रह पे यूनाइटेड नेशन की टीम ने ये तैयार किया था। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ड्राई एरिया ये पूरा, और ड्राई एरिया में पानी पहुंच जाएगा जहां से फ्लड का एरिया है। तो ये एक बहुप्रतीक्षित योजना है, इस पे क्रियान्वयन बाकी है और इसके इश्यूज बहुत सारे हैं। पहला इश्यू तो ये है कि बड़े बड़े जब डैम बनेंगे तो इंडिया में बहुत सारे प्लेसेज हैं जो अर्थक्वेक प्रोन हैं, भूकंप की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ नहर बनाने में कृषि भूमि का विनाश हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली संतुलन बनाते हुए इन चीज़ों में वर्क किया जा सकता है। अब नदी जल संसाधन के जल उपयोग में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, इन समस्याओं को हम देख सकते हैं। तो पहली समस्या है सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, मात्रा कम है नदी के जल के संसाधनों की, और ये स्पेशली जो सूखे प्रवण क्षेत्रों में पाए जाने वाली नदियां हैं उनमें और ज़्यादा है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या नदी के जल के प्रदूषण की, और इस प्रदूषण के कारण और ऐसे अपरदन के कारण नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, और सिल्ट के साथ साथ अनइवन सीजनल फ्लो ऑफ वाटर, जो मानसून के सीजन है उसमें जल प्रवाह की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और जो वर्षा के सीजन नहीं है, शुष्क प्रदेश, शुष्क मौसम होता है, तो वहाँ पे जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। और एक समस्याएं जो नदियों के जल से जुड़ी हुई है वो है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, और ये आए दिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। कावेरी पे विवाद है, नर्मदा पे, देन हरियाणा और पंजाब में पानी का विवाद, तो ये काफ़ी बड़े इश्यूज हैं। इसके बाद जो और समस्या है कि नदियों का जो चैनल है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, और उनके सिकुड़ने का एक बड़ा कारण सेटलमेंट का विस्तार है, और नदियों का जो नेचुरल फ्लड का मैदान है वो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और थालवेग होता है बेसिकली ये शब्दावली, टुवार्ड सेटलमेंट टुवार्ड थालवेग। तो थालवेग नदी के सबसे गहरे पॉइंट को मिलाते मिलाते जो रेखा खींची जाती है उसको थालवेग कहते हैं। तो बेसिकली मानवीय क्रियाकलापों ने नदियों के दायरों को सीमित किया है। तो ये सारी समस्याएं हैं नदियों के जल के प्रयोग की। इन सब संसाधनों के प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, कुछ और ज़्यादा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है वो आम जन भागीदारी की। तो एक आम आदमी के लेवल से जब इन समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएंगे तो ये काफ़ी सार्थक होंगे, और नमामि गंगा जैसे प्रोजेक्ट्स इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो सरकारी मदद से और लोगों की भागीदारी से इन समस्याओं को काफ़ी हद तक ओवरकम किया जा सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।